नमस्कार, आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। शैतान अगर वेद वाक्य बोलने लगे तो सोचिए आपको कैसा लगेगा। ये इस तरह की जब उलटबासी होती है तो समझ में नहीं आता है कि हंसना चाहिए, नाराज़ होना चाहिए, रोना चाहिए या गुस्सा होना चाहिए, क्या होना चाहिए। ये किस तरह की प्रतिक्रिया इस पर दी जाए, ये थोड़ा तय करना मुश्किल होता है। तो संदर्भ क्या है? संदर्भ है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का बयान पार्थो चटर्जी की गिरफ्तारी पर। उन्होंने कहा कि मैं भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं करती। भ्रष्टाचार करने वाला चाहे जो हो उसको सज़ा मिलनी चाहिए, और चाहे वो मेरा मंत्री ही क्यों ना हो। उन्होंने कहा आप सज़ा देना चाहें तो आजीवन कारावास भी दे दें तो मुझे कोई एतराज़ नहीं। अब जो ईमानदार लोग हैं वो कहाँ छिपे, कहाँ मुँह छुपाएं। ममता बनर्जी कह रही हैं कि वो भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं करती। उनके मंत्रियों के खिलाफ, विधायकों के खिलाफ, उनके पार्टी के दूसरे नेताओं के खिलाफ, उनके भतीजे के खिलाफ, सबके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप हैं। जांच चल रही है। कई मामलों में तो जांच कोर्ट के आदेश से हो रही है, कोर्ट की निगरानी में हो रही है। तब उस समय इस तरह का बयान। और पार्थो चटर्जी कोई ऐसे वैसे नेता मंत्री नहीं थे। वो पार्टी के नंबर 2 नेता हैं। ममता बनर्जी के बाद, परिवार को छोड़ दीजिए, ममता बनर्जी अभिषेक बनर्जी को एक ही मानकर चलिए, उनके बाद किसी की हैसियत सबसे बड़ी थी तो वो पार्थ चटर्जी की थी। और अब भी है उनकी हैसियत, इसलिए बता रहा हूँ। देखिए हुआ क्या है। जिस दिन गिरफ्तारी हुई, पहले पार्थ चटर्जी की जो सहायक हैं, दोस्त हैं, जो भी आप कहना चाहें, उनसे पूछताछ हुई। उसके बाद उनकी गिरफ्तारी हुई। उनके यहाँ से 21 करोड़ 21.2 करोड़ जो है वो ईडी ने बरामद किए। लाखों का सोना, उसके अलावा कई प्रॉपर्टी के कागजात, ये सब बरामद हुए हैं। और जिस फ्लैट में ये बरामद हुआ, ये पैसा, ये नकदी बरामद हुई, वो फ्लैट पार्थ चटर्जी का है और उन्होंने गिफ्ट किया अर्पिता मुखर्जी को। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए भ्रष्टाचार का। और पार्थ चटर्जी अभी कॉमर्स और इंडस्ट्री मिनिस्टर हैं, एजुकेशन मिनिस्टर नहीं है इस समय। ये काम उन्होंने तब किया था जब वो एजुकेशन मिनिस्टर थे, यानी ममता बनर्जी की सरकार के पिछले कार्यकाल में। तो ममता बनर्जी को कुछ पता नहीं, ऐसा कौन मान सकता है? दुनिया में कोई भी ये बात कह सकता है कि किसी भी सरकार के, राज्य सरकार के नंबर 2 की हैसियत वाला मंत्री भ्रष्टाचार करता रहे, इतना पैसा जुटाता रहे और मुख्यमंत्री को पता नहीं हो? दो ही बातें हैं। मुख्यमंत्री को पता तब नहीं हो सकता जब मुख्यमंत्री की पॉलिसी करप्शन के प्रति ज़ीरो टॉलरेंस की हो, जैसे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की है। तब जो है, जैसे ही पता चलेगा एक्शन होगा। तो ऐसा तो हुआ नहीं। ये एक्शन ममता बनर्जी की ओर से नहीं हुआ। तृणमूल कांग्रेस के किसी नेता के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप में सरकार की ओर से, ममता बनर्जी की ओर से एक्शन इनिशिएट नहीं हुआ, शुरुआत उसकी नहीं हुई। हमेशा किसी की शिकायत पर या जांच एजेंसियों को कुछ मिला तब जो है वो आरोप लगा और जांच शुरू हुई। दूसरी बात, और अगर आप ये कहते हैं कि हमको पता नहीं था, ये करप्शन कर रहे थे, इतना बड़ा घोटाला कर रहे थे, भर्ती में, नौकरियों में घोटाला का पैसा लेकर नौकरी दे रहे थे, जो डिज़र्विंग थे उनको जो है बाहर कर रहे थे, तो इसका मतलब आप इनकॉम्पिटेंट हैं। ये आपके पक्ष में, दोनों स्थितियों में बात आपके पक्ष में नहीं जाती। माननीय ममता बनर्जी जी, ये बात आप समझ लीजिए कि आपका मंत्री अगर भ्रष्टाचार कर रहा है, आप उसको पकड़वा नहीं रही हैं, जांच नहीं कर रही हैं, उससे सवाल नहीं पूछ रही हैं, तो ये आपकी ईमानदारी का सबूत नहीं है। और आपको पता नहीं चल रहा तो ये आपकी कार्यकुशलता का सबूत नहीं है। तो आप तय कर लीजिए ये क्या है। दूसरी बात, जब गिरफ्तारी हुई 1:55 AM पर गिरफ्तारी हुई, 23-24 की रात, पार्थ चटर्जी की। ईडी ने गिरफ्तार किया। तो ईडी जब गिरफ्तार करता है, कोई भी गिरफ्तारी जो जांच एजेंसी करती है, तो एक अरेस्ट मेमो बनता है। और अरेस्ट मेमो बनता है, उसमें सब बातों का जिक्र होता है। तो उसमें क्या जिक्र है? 3 बार पार्थ चटर्जी ने 3 बार ममता बनर्जी को फ़ोन करने की कोशिश की। पहला फ़ोन 2:33 AM, दूसरी कॉल 3:37 पर, यानी 3:37 पर सुबह।
और तीसरी कॉल सुबह 9:35 9:35 पर। ये तीनों कॉल ममता बनर्जी को की गई। अब जो फिरहद हाकिम हैं ममता बनर्जी के करीबी नेता टीएमसी के, उनका कहना है कि ये गलत है कि ममता बनर्जी को फ़ोन किया गया था, क्योंकि पार्थ चैटर्जी का फ़ोन तो ईडी के पास था। अब शायद उनको पता नहीं है कि जब गिरफ्तारी होती है तो जो गिरफ्तार किया जाता है उसको ये छूट देती है जांच एजेंसी कि आप अपने करीबी मित्र, परिवार के लोग या किसी को फ़ोन करके सूचना देना चाहते हैं, आपकी गिरफ्तारी हो गई तो दे सकते हैं, उसके लिए फ़ोन का इस्तेमाल करने की इजाज़त होती है। तो इसलिए उनको इजाज़त थी फ़ोन का इस्तेमाल करने की। 3 बार उन्होंने कोशिश की, चूँकि पहली बार बात नहीं हुई, दूसरी बार भी बात नहीं हुई, इसलिए तीसरा मौका भी मिला। तो ये कहना कि ममता, अब देखिए मंत्री गिरफ्तार हो रहा है, करप्शन के चार्ज में गिरफ्तार हो रहा है, और वो मुख्यमंत्री को फ़ोन कर रहा है। क्यों कर रहा है? मदद के लिए ही तो। लेकिन ममता बनर्जी ने मदद नहीं की, और क्यों नहीं की ये मैं पिछले वीडियो में भी इसका जिक्र किया था। ममता बनर्जी को समझ में आ रहा है कि शिकंजा कस रहा है। उनका और बीजेपी का कोई समझौता हुआ है कि नहीं, ये मुझे नहीं मालूम। पहले भी मैंने ये बात कही थी, लेकिन कुछ हुआ है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। और उस कुछ में केवल एक ही बात हो सकती है कि उनका भतीजा बच जाए। बाकी ममता बनर्जी को किसी से मोह माया नहीं है। लेकिन ये मुद्दा ऐसा है, चूँकि ये कोर्ट के आदेश पर जांच हो रही है, कोर्ट की निगरानी में जांच हो रही है, और कलकत्ता हाई कोर्ट ने जब ईडी के अधिकारी गए इनके मामले में, पार्थ चैटर्जी के मामले में, उनके स्वास्थ्य को लेकर जांच शुरू होते ही उनको सीने में दर्द होने लगा, जो सब आरोपियों के साथ होता है। अस्पताल में, सरकारी अस्पताल में भर्ती हो गए। तो ईडी के लोग गए कि भाई यहाँ से तो सही रिपोर्ट मिलेगी नहीं, हमको परमिशन दी जाए कि इनको एम्स भुवनेश्वर ले जाएं। तुरंत परमिशन दे दी हाई कोर्ट ने, और ये कहा कि ये अपने रसूख का इस्तेमाल सरकारी अस्पताल में कर सकते हैं, और ये जांच से, पूछताछ से बचने का तरीका होगा। ये जांच एजेंसी नहीं कह रही है, ये हाई कोर्ट कह रहा है। तो आप इससे समझ सकते हैं कि कितना बड़ा स्ट्रक्चर है ममता बनर्जी की सरकार के खिलाफ। इससे अंदाज़ा लगे। और वहाँ जब भुवनेश्वर पहुँचे तो वहाँ एम्स के डॉक्टरों ने जांच की और कहा कि इनको कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिसके लिए इनको अस्पताल में भर्ती होना पड़े। पहले से कई बीमारियां हैं, उनकी ये दवाएं ले रहे हैं, इसलिए उनको भर्ती होने की ज़रूरत नहीं, बिल्कुल ठीक है। यानी पूछताछ की जा सकती है। तो उसके बाद जो है पुलिस रिमांड मिल गई है 3 अगस्त तक की, अर्पिता मुखर्जी की भी और पार्थ चैटर्जी की भी। तो दोनों से 3 अगस्त तक। नॉर्मली जो है अदालतें बहुत लंबा रिमांड देती नहीं हैं। तो ये मुद्दा कितना गंभीर है और कितना गहरा है, ये अदालत को भी समझ में आ रहा है। 3 अगस्त तक की रिमांड मिली है। अब जो डर है तृणमूल कांग्रेस के लोगों को, वो ये है कि पार्थ चैटर्जी किसका नाम लेंगे, क्योंकि इतने बड़े पैमाने पर घोटाला हुआ है, तो ये सब पैसा अकेले उन्होंने नहीं खाया होगा। डोला सेन की माने, जो एक वीडियो में कैमरे पर बोलती हुई दिखाई दी, अपने कार्यकर्ताओं की बैठक में कह रही हैं कि जो तुम वसूली करते हो ये व्यापारियों से, उद्योगपतियों से, बाकी लोगों से, दुकानदारों से, इन सब से जो वसूली करते हो उसका 75% जो है वो पार्टी के फंड में जमा करो, 25% अपने लिए रख लो। तो अब ये जो मिला है 21 करोड़ से ज़्यादा रुपया कैश मिला है, प्रॉपर्टी मिली है, और जो सोना मिला है, ये 25% में है या 75% में है। और अगर 25% में है तो 75% किसके पास गया? ऐसा नहीं है कि इतना बड़ा घोटाला करके जो पैसा कमाया पार्थ चैटर्जी ने वो सब अपने पास रख लिया। तो इसके हिस्सेदार कौन हैं? किन लोगों में बंटा ये पैसा? ममता बनर्जी 2011 में परिवर्तन का नारा देकर सत्ता में आई थी, और ये परिवर्तन दिखाई दे रहा है बंगाल में। ऐसा परिवर्तन जिसमें भ्रष्टाचार से बजबजा रही है ये सरकार। इस सरकार में कट मनी, कमीशन, फर्जी जो है चिट फंड कंपनियों का घोटाला, कौन सा घोटाला है जो नहीं है? एक ही फ़र्क है इस सरकार में और सीपीएम की सरकार में कि सीपीएम की सरकार में इस तरह का भ्रष्टाचार सरकार में नहीं था।
नीचे उनके कैडर में था, लेकिन ऊपर मंत्री और उनके विधायक और नेता जो है उनमें नहीं था। 34 साल में एक भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा किसी मंत्री के खिलाफ। लेकिन आप देखिए, शुरुआत होते ही 2011 में सरकार बनने के बाद से ही लगातार भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। किस तरह से जो नारद स्ट्रिंग कांड हुआ, जिसमें पैसा लेते हुए सुनाई दिए टीएमसी के नेता। उसके अलावा शारदा चिट फंड में राजीव कुमार जो कोलकाता के पुलिस कमिश्नर थे, उन पर आरोप है कि वो साक्ष्य मिटा रहे थे, साक्ष्य नष्ट कर रहे थे। उनको प्रोटेक्ट कौन कर रहा है? ममता बनर्जी प्रोटेक्ट कर रही हैं। क्यों कर रही हैं? अगर वो भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं करती, भ्रष्टाचार के खिलाफ उनकी जो पॉलिसी है वो ज़ीरो टॉलरेंस की है अगर, तो फिर उन्होंने राजीव कुमार को बचाने का प्रयास क्यों किया? अपनी प्रतिष्ठा दांव पर लगा दी, धरने पर बैठ गई, सीबीआई को पूछताछ से रोक दिया। उसके अलावा जो मई में चुनाव के बाद, विधानसभा चुनाव के बाद सीबीआई ने एक्शन लिया उनके 2 मंत्रियों पर, विधायक और एक और नेता पर, तो सीबीआई के कंपाउंड में जाकर बैठ गई धरने पर। तो ये भ्रष्टाचारियों को बचाने की कोशिश क्यों हो रही है? और कहा यह जा रहा है पार्थ चटर्जी की जो गिरफ्तारी हुई है, अर्पिता मुखर्जी की जो गिरफ्तारी हुई है, ये टिप ऑफ द आइसबर्ग है जो करप्शन चल रहा है तृणमूल कांग्रेस में। तो तृणमूल कांग्रेस पार्टी की सही मायने में वारिस है, ये साबित कर रही है। परिवारवाद भी है, भ्रष्टाचार भी है, और भ्रष्टाचार के खिलाफ बेशर्मी भी है। बेशर्मी इस मामले में कि अगर भ्रष्टाचार है तो आपको चिंतित होना चाहिए। तो चिंतित होंगे तो आप क्या करेंगे? आपको जैसे ही पता चला, मान लीजिए कि आपको पता नहीं था, मान लीजिए कि पार्थ चटर्जी अकेले सब पैसा खा रहे थे, तो जैसे ही गिरफ्तारी हुई, जैसे ही इस बात के तो सबूत मिल गए ना कि इतना कैश मिला, इतने प्रॉपर्टी के कागज़ मिले और इतना सोना मिला, ये सब मिला, तो उनकी आय जो है उससे अधिक संपत्ति है। ये तो साफ साफ नज़र आ रहा है। ये साबित होना अभी बाकी नहीं है। ये भले ही अदालत की कार्रवाई में उसमें समय लगे। उसके बाद आपका रिएक्शन क्या होना चाहिए था? आपको तुरंत पार्टी की ओर से, सरकार की ओर से एक्शन लेना चाहिए था। उनको मंत्री पद से हटाना चाहिए था, पार्टी से निलंबित करना चाहिए था। ऐसा कोई एक्शन ममता बनर्जी ने नहीं लिया है। क्यों नहीं लिया है? ऐसे सब लोगों को डर लगता है कि अगर पार्थ चटर्जी मान लीजिए कि सबके नाम ले लें, सब कुछ उगल दें, जिस दिन उनको लगा कि ममता बनर्जी हमारे लिए कुछ नहीं करने वाली हैं, तो वो निश्चित रूप से, जब उनको लगेगा कि मैं ही सिर्फ जेल जा रहा हूँ, पैसा बहुत से लोगों ने खाया, उसी दिन उनके मुंह से तमाम बातें निकलना शुरू हो जाएंगी, तोते की तरह बोलना शुरू कर देंगे। तब जांच एजेंसी के लिए जांच को आगे बढ़ाना, बाकी लोगों को शिकंजे में लेना और आसान हो जाएगा। क्या इस जांच की आंच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी तक पहुंचेगी? इस बात की संभावना से पूरी तरह से इनकार नहीं किया जा सकता। ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। अभी तो जो चुनाव बाद की हिंसा है उसकी जो जांच हो रही है, उसमें चार्जशीट फाइल होना शुरू हो गई है। उसमें जब चार्जेस फ्रेम होंगे और नेताओं की और गिरफ्तारी होगी, तब सामने आएगा कि कौन कौन शामिल थे, क्योंकि इसमें राज्य सरकार के कई वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भी शामिल थे। ये सब बातें जब सामने आएंगी तो ममता बनर्जी के लिए डिफेंड करना इन सबको कठिन से कठिन होता जाएगा। तो 2024 में जो लग रहा था कि उनका रास्ता बड़ा सुगम है, पश्चिम बंगाल की ही बात कर रहा हूँ, पश्चिम बंगाल से बाहर नहीं, पश्चिम बंगाल से बाहर तृणमूल कांग्रेस का कुछ नहीं होने वाला है। कोई जनाधार नहीं है। विधानसभा में, छोटी सी विधानसभा 40 सदस्यों की, गोवा में उन्होंने आजमा के देख लिया है, मेघालय में आजमा के देख लिया है, मेघालय में भी कुछ होने वाला नहीं है। तो इसलिए ममता बनर्जी की जो कोशिश थी राष्ट्रीय परिदृश्य पर जाने की, मंच पर जाने की, उसकी तो बात ही छोड़ दीजिए। उनका अपना घर का किला जो है वो सुरक्षित नज़र नहीं आ रहा है। बीजेपी की ओर दोस्ती का हाथ बढ़ाना भी काम नहीं आ रहा है। तो पार्थ चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी और उनके कहने पर जो और गिरफ्तारियां होंगी, वो लोग तय करेंगे ममता बनर्जी का राजनीतिक भविष्य क्या होगा। अगर ये सारा कच्चा चिट्ठा खोल देते हैं तो फिर ममता बनर्जी के लिए बड़ी मुश्किल आने वाली है और उसका सामना करना उनके लिए बहुत कठिन होगा।
तो प्रधानमंत्री तो छोड़िए, मुख्यमंत्री का पद भी जो है बहुत सुरक्षित नहीं रह गया। हालांकि संख्या इतनी बड़ी है कि कुछ होने वाला नहीं है, और वो समय नहीं है जब ऐसी बातों पर, ऐसे आरोप पर लोग इस्तीफ़ा दिया करते थे। तो आप देखिए कि कौन कौन से कहाँ की सरकार के मंत्री जेल में हैं और मंत्री बने हुए हैं। इसलिए आरोप लगने के बाद ममता बनर्जी किसी से इस्तीफ़ा ले लेंगी या उनके इस्तीफ़े की कोई बात होगी, इसकी मुझे कोई संभावना नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है। लेकिन उनके लिए मुश्किल बढ़ने वाली है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। ईडी की जांच थोड़ा और आगे बढ़ने दीजिए और थोड़ा इंतज़ार कीजिए। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।